वो आप इस अपेंडिक्स को देखेंगे तो you'll come to know about the distributions, sampling और कुछ calculations. हमने पहले भी बात की थी कि we won't dive too deep into calculations in this course. लेकिन इस जो ये जो अपेंडिक्स है आपके पास जो मौजूद है ये थोड़ी सी सरफेस स्क्रैच करता है कैलकुलेशंस की. तो अगेन दिस में बी ए लिटिल एडिशनल नॉलेज फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स. शायद सबकी सब मैथ्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इट्स गुड टू नो. अच्छा जी, अब देखते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स की जनरल थ्योरी क्या है. अब होता क्या है कि आपका एक प्रोसेस चल रहा है. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने दो एग्जांपल्स की बात की कि एक प्रोसेस है कि एक पंप को असेंबल किया जा रहा है एक शॉप फ्लोर के ऊपर, या एक प्रोसेस है कि कस्टमर आता है और वो बैंक के टेलर से कुछ सर्विसेज लेता है और फिर बैंक से बाहर चला जाता है. तो इसी तरह आपका कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है. तो अगर आप उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें वेरिएशन कितनी है, या उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि उसके बारे में शिकायतें आ रही हैं, या वो मेन प्रोसेस है जो आपको पैसे कमा के दे रहा है तो आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप सबसे पहले प्रोसेस को डिफाइन करते हैं. तो प्रोसेस को डिफाइन करना इन इटसेल्फ एक साइंस है जो हमारे इट इज़ नॉट परव्यू ऑफ आर कोर्स. लेकिन बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी बात ये होती है कि आप काफ़ी डिटेल्स तक स्टेप्स देखते हैं उसके अंदर. हर इंडिविजुअल स्टेप जो लॉजिकली डिफाइन हो रहा हो, फिर उसके अंदर कुछ की स्टेप्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन से स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको कंबाइन किया जा सकता है. तो ये वाला प्रोसेस करने के बाद कौन सा स्टेप वैल्यू ऐड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, फिर आप की मेजरमेंट्स देखते हैं कि अब मेरे पास ये जो स्टेप इस प्रोसेस के तीन चार स्टेप रह गए, इसमें मैं क्या मेजर करूं तो पता चलेगा कि ये प्रोसेस ठीक चल रहा है. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बैंक के टेलर के केस में प्रोबेबली एक अच्छा मेजर है कि कस्टमर वहाँ कितनी देर लगाता है. ज़ाहिर है इसके अलावा भी मेजर हो सकते हैं कि अगर वो आपको फीडबैक देता है तो कैसी देता है. फॉर एग्जांपल, इसका एक इनडायरेक्ट मेजर ये भी हो सकता है कि आपके स्टाफ कितना कर्टियस है. प्रॉबली somebody would like to think कि आपकी एयर कंडीशनिंग और बैठने की जगह कैसी है, जहाँ वो खड़ा होता है वहाँ की एस्थेटिक्स कैसी हैं. प्रॉब्ली आप कुछ भी देखना चाहेंगे. इसी तरह प्रोडक्शन में आप टाइम देखना चाहेंगे कि वो मशीन पे कितनी देर में एक पर्टिकुलर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ड्रिल कर रहे हैं आप, डीबर कर रहे हैं उसी पंप को, तो कितनी देर में करते हैं. ये एक मेजर हो सकता है. दूसरा मेजर ये हो सकता है कि वो जो आपको उसका ड्रिल का होल का साइज चाहिए वो कितने करीब है उस साइज के जो आपको चाहिए. इस तरह अगेन बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं. तो आप प्रोसेस डिफाइन करने के बाद उस मेजर को सिलेक्ट करते हैं जिसको आप नापेंगे, और उससे आपको पता चलेगा कि प्रोसेस ठीक है या नहीं. तो जब आप उस मेजर का डेटा इकट्ठा कर लेंगे, तो अब टाइम आएगा कि उसको किसी लॉजिकल शेप में ला के तो इंटरप्रेट किया जाए, समझा जाए उसको कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है. ये वाला पार्ट जो होता है ये वो पार्ट होता है जहाँ पे आप कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं. अब हम ये जिक्र करते रहे हैं काफ़ी दफ़ा कि कंट्रोल चार्ट कई किस्म के होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस एंड द मेजर्स यू हैव सिलेक्टेड कि आप कौन सा कंट्रोल चार्ट यूज़ करेंगे. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की टाइम की, जो कस्टमर लगा रहा है टेलर के सामने, या मे बी साइज ऑफ द होल की जो ड्रिल हो रहा है एक पंप के अंदर. तो ये वेरिएबल डेटा है. तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करेंगे. वेरिएबल के अलावा एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स भी होते हैं. एट्रीब्यूट का मतलब होता है पास फेल, हाई लो, ओके नॉट ओके, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड. तो इन इन चीज़ों को कहते हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं एक पर्टिकुलर मेजर के या उस प्रोसेस के अंदर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के. जो वेरिएबल डेटा होता है या कंटिन्यूस डेटा होता है वो ये होता है कि जो जिसको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है. यानी उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है उस 1 से लेके तो मे बी 50 तक कुछ भी आ सकती है, और उसके अंदर भी फर्दर सब डिवाइड भी हो सकती है 3.023. यानी बेसिकली वो वेरिएबल होता है, वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है. जबकि एट्रीब्यूट डेटा जो है वो सिर्फ जो आप उसके पॉइंट्स रखते हैं उन्हीं के अंदर ही कोई पॉइंट लेता है. वो फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम लेंगे कि टेलर के पास कस्टमर कितनी देर रुका तो वो वेरिएबल डेटा है. लेकिन अगर आप कस्टमर से फीडबैक लेंगे तो वो एट्रीब्यूट डेटा होगा, या वो खुश होगा या नहीं होगा. या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो 5 पॉइंट स्केल में से
वेरी हैप्पी एंड वेरी अनहैप्पी या न्यूट्रल, इस तरह का कुछ बता दे आपको, तो वो एट्रीब्यूट डेटा है। यहाँ पे आपने फैसला करना है कि आप कौन सा चार्ट इस्तेमाल करेंगे। ये एक तो मैंने आपको वेरिएबल एट्रीब्यूट बता दिया। फिर इसी तरह जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ या सब ग्रुप की प्लॉटिंग है, इस तरह और भी बहुत वैरायटी है चार्ट्स में जो हम आइंदा की क्लासेस में इस सेमेस्टर के एंड तक देखेंगे। तो मेजर सेलेक्ट करने के बाद आपका फिर नेक्स्ट काम होता है कि डेटा को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करें। इन अदर वर्ड्स, आप कंट्रोल चार्ट्स बनाएं और उनको समझने की कोशिश करें। तो अगर कंट्रोल चार्ट आपको बताता है कि आपका प्रोसेस स्टेबल है, स्टेबल का हमने मतलब ये समझा हुआ है अब तक इस कोर्स में कि उस प्रोसेस में सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन है, स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं है। तो इज़ द प्रोसेस स्टेबल? अगर स्टेबल है तो उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि इज़ द प्रोसेस केपेबल। यानी ये पहले वाले डायमंड में, स्टेबल वाले में आप देख रहे हैं कि डेटा कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। अगर है तो फिर आप देखते हैं कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अंदर भी है या नहीं है, यानी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर भी है या नहीं है। तो आपका प्रोसेस स्टेबल था, इसलिए आप उसके बाद देखना शुरू हुए कि कैपेबल भी है कि नहीं। लेकिन अगर स्टेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अ, वो जो आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स हैं या स्पेशल कॉज वेरिएशंस हैं, यानी कंट्रोल लिमिट से बाहर है आपका डेटा, तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये क्यों है, वो कौन से स्पेशल कॉज है जिसकी वजह से हमारी डॉट्स बाहर लगे हैं। उसको ठीक करके फिर वापस आप यूल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कंट्रोल चार्ट्स दोबारा बनाएंगे जब आपका प्रोसेस स्टेबल हो जाएगा। एक बार आपका प्रोसेस स्टेबल हो गया फिर आप देखेंगे कैपेबल है या नहीं। अगर कैपेबल है यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के भी अंदर है डेटा, तो देन यू विल मूव ऑन एंड यू विल यूज एसपीसी टू मेंटेन द करंट प्रोसेस। यानी प्रोसेस अच्छा है, आपको पैसे कमा के दे रहा है, कस्टमर को खुश है, तो आप उसको मेंटेन करेंगे एसपीसी के थ्रू। लेकिन अगर नहीं है प्रोसेस केपेबल, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो देन यू विल इम्प्रूव योर प्रोसेस केपेबिलिटी। और उसको इम्प्रूव करने के बाद आप देन अगेन यू विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। प्रोसेस केपेबिलिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बात जो हमने इससे पहले भी थोड़ी सी टच की थी, वो ये है कि आप प्रोसेस की जो कॉमन कॉज वेरिएशन है उसको भी कम करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वन पर्सन कॉमन कॉज वेरिएशन कैन बी अनदर पर्सन स्पेशल कॉज वेरिएशन। यानी आप अगर एक एवरेज क्वालिटी की चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी बना रहे हैं, पाकिस्तान में एक फर्ज करें एक ऐसा ब्रांड है जो कि सस्ती गाड़ियां बनाता है, तो वो कुछ चीज़ों को एज्यूम कर रहा है कि ये तो कॉमन कॉज वेरिएशन है, मेरे सप्लायर तो बस ऐसे ही देते हैं, तो मेरे कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है सब कुछ। लेकिन एक और पाकिस्तान में गाड़ी बनाता है, वो कहता है नहीं, मैं किसी तौर पे भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कस्टमर को ऐसी चीज़ दूं कि उसकी प्लास्टिक्स अच्छी ना हो इंटीरियर की, या उसकी रेविंग अच्छी ना हो गाड़ी की, या वो 0 से लेके 80 तक 6 सेकंड में ना पहुंचे। नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ये स्पेशल कॉज वेरिएशन है, वो उसको एड्रेस कर देंगे, अपने अपना मटेरियल चेंज कर देंगे, अपने सप्लायर को चेंज कर देंगे। पहले वाले ने नहीं किया, तो दे दे बोथ मेड सेपरेट डिसीजंस, और उसकी वजह से फिर उनकी मार्केट बदल जाती है। ये और लोगों को बेचना शुरू कर देता है, वो और लोगों को, इसके अ, बहुत खर्चा बढ़ जाता है लेकिन इनकम भी बहुत बढ़ जाती है। पहले वाले का खर्चा भी कम हो जाता है और इनकम भी कम हो जाती है। तो आप फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव करने का मतलब है कि आप का प्रोसेस कंट्रोल में तो है, लेकिन अब आप उसको उसकी कॉमन कॉज वेरिएशन भी कम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी में आपने स्पेशल कॉज वेरिएशन देखा था, यहाँ पे आप कॉमन कॉज को भी कम कर रहे हैं। एक बार आपने वो कम कर लिया तो आप एसपीसी फिर इस्तेमाल करते हैं और अपने करंट प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप उससे यू आर सेटिस्फाइड कि ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अब आपका बिजनेस चल रहा है। तो ये जनरल सी थ्योरी है कंट्रोल चार्ट की कि आप किस लॉजिक के थ्रू एसपीसी तक पहुंचते हैं। अब वेरिएशन रिड्यूस करना का मतलब जनरली ये होता है, जनरली स्पीकिंग, कि अगर आपके सामने जो नॉर्मल डेटा बना हुआ है आप इसको देखें तो 0.14% डेटा दोनों साइडों पे 3 सिग्मा के बाहर है। तो इसका मतलब है कि ये इतने डॉट्स आपके अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर लगेंगे। 0.28% डॉट्स आपके कंट्रोल लिमिट से बाहर लगेंगे। तो अब आप जब जो डॉट्स बाहर लगते हैं उसका मतलब होता है ये स्पेशल कॉज।
तो आप इनको ख़त्म कर दें तो आपने स्पेशल कॉज वेरिएशन ख़त्म कर दी। और आप इसी तरह आप दूसरे चार्ट को देखें तो ये स्क्वीज्ड है। यानी आप देखें सेंटर लाइन से जो लेफ्ट साइड वाला चार्ट है उसकी तीन थ्री सिग्मा जो है वो 16 से 19 तक जा रहा है, लेकिन ये छोटे चार्ट का 16 से सिर्फ 16.22 तक जा रहा है, यानी ये स्क्वीज हो गया है। अब कस्टमर आपको बहुत टाइट डिमांड भी देगा तो आप मीट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने कॉमन कॉज वेरिएशन भी कम कर दी और उधर आपने सिर्फ स्पेशल कॉज वेरिएशन कम की थी। नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आउटलायर्स होते हैं, एक दो तीन जितने भी, डिपेंड करता है कि आपका सैंपल कितना है। लेकिन वो उसके नेचुरल आउटलायर्स होते हैं। तो ये आपका आपका जो प्रोसेस होता है, जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं, ये इस सेंस में इतने नेचुरल नहीं होते कि क्योंकि आप इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप हर चीज़ को देख रहे होते हैं और गड़बड़ होती है तो ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दरख्त पे जो आम लग रहे हैं उनका साइज कितना है, तो वहाँ पे बहुत छोटे आम भी आ जाएंगे, बहुत बड़े भी आ जाएंगे। यानी उनमें आउटलायर्स बहुत ज़्यादा होंगे एक नेचुरल सिस्टम के अंदर। लेकिन कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर यूजुअली आप बहुत बड़े आम या बहुत छोटे आम नहीं लगने देते, क्योंकि आप जिस दिन से आम पैदा होना शुरू होता है आप उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। और अगर छोटा होने लगता है तो आप उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, या बहुत बड़ा होने की कोशिश करता है तो लेट्स अज्यूम कि वो अच्छा करेक्टरिस्टिक नहीं है तो उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ये जो कंट्रोल लिमिट्स से बाहर के डेटा होता है, ये आप कोशिश करते हैं ना आए, लेकिन अगर आए तो फिर आपने फैसला करना होता है कि क्या मैं अब इस पे फौरन रिएक्ट करूं या ना करूं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक रैंडमली एक बाहर की फिगर आ गई है, एक कस्टमर का हाथ हिल गया था, या एकदम बिजली चली गई थी, या फॉर एग्जांपल कोई बिल्ली भाग भाग के आई और उसने मेरे ऑपरेटर के आगे से गुजर गई तो उसका वो नहीं सही चीज़ बना सका। तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस वो हो जाते हैं, कभी वन ऑफ हो जाते हैं। यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम एंड मूव ऑन। तो प्रोसेस के अंदर ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप देखें कि जो मुझे सिग्नल आया है कंट्रोल चार्ट का, उस पर रिएक्ट करना है कि नहीं करना। तो वेरिएशन रिड्यूस करने के लिए दो, जैसा हमने बात की, दो तरह से स्पेशल कॉज को पहले रिड्यूस किया जाता है, वेरिएशंस को यानी आउटलायर्स को एड्रेस किया जाता है, उससे आपका प्रोसेस स्टेबल हो जाता है, इन कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद कॉमन कॉज को एड्रेस किया जाता है अगर आप करना चाहते हैं। करना चाहते हैं का मतलब कि उस पर बहुत खर्चा भी होगा फिर, और आपकी आउटपुट आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तो उसके बाद फिर आप कॉमन कॉज को एड्रेस करते हैं। तो ये दोनों वेरिएशन रिड्यूस करने के स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, इस डायग्राम को आप देखें तो इसकी जो लेफ्ट साइड से पहला पार्ट है, इसमें आउटलायर्स हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर के पॉइंट्स हैं। तो पहला स्टेप आपने ये किया कि इसको कंट्रोल में लेके आए, इनको आपने कंट्रोल लिमिट्स के अंदर अब आपके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। और दूसरा स्टेप यानी राइट साइड पे एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम राइट वाला स्टेप, वो आपने क्या किया कि आपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया। इन अदर वर्ड्स प्रोसेस को स्क्वीज की, उसके टाइम्स को या जो भी उसका क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशन को मजीद कम कर दिया। तो आप देखें कि उसकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लाइन के करीब आ गई हैं। जो राइट साइड पे शुरू में था उसमें दूर थी, इसमें करीब आ गई। तो इसको आप अगर कंपेयर करें उस पीछे वाली इस वाली तस्वीर से जिसको हमने देखा था, तो यहाँ पे हम नॉर्मल डेटा में यही चीज़ शो कर रहे थे कि वेरिएशन को हमने कम किया बाय स्क्वीजिंग द प्रोसेस, बाय ब्रिंगिंग कंट्रोल लिमिट्स क्लोजर टू द सेंटर लाइन। और यहाँ पे भी हमने वही किया। यानी इट इज़ another way of representing what we did to reduce the variation in our process। पहले हमने स्पेशल कॉज वेरिएशंस ख़त्म की, फिर हम कॉमन कॉज को रिड्यूस किया हमने।